Hello, dear students. This is an educator Shiv, and today I am here with a topic entitled The First World War. प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को द ग्रेट वॉर, द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स और द ग्लोबल वॉर के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वॉर वन दुनिया का ऐसा पहला वॉर था जिसमें अलग लेवल की सफरिंग और डेथ विटनेस की गई। ऐसा माना जाता था कि ये लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है और अगले 50-60 वर्षों तक कोई ऐसा युद्ध नहीं होगा। किंतु इसके ठीक 20 वर्षों बाद 1939 को जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इसका नाम बदलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रख दिया गया। ये विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। पार्टिसिपेट्स वर्ल्ड वॉर वन में दुनिया के कई देश आपस में लड़े। यह युद्ध मुख्यतः दो ग्रुप के बीच लड़ा गया था, जिनमें एक था एलाइड पावर्स। इसके सदस्य थे रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान एंड यूएसए और दूसरी ओर था सेंट्रल पावर। इस ग्रुप के सदस्य थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर, जहां आज टर्की स्थित है, और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जहां आज बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं। कॉजेज यानी कारण। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के 4 मेन रीजन थे। नंबर 1 मिलिट्री यानी सैन्यवाद। प्रत्येक देश अपने आप को पावरफुल सिद्ध करने के लिए नए नए इक्विपमेंट, मशीन गन, टैंक, बड़ी आर्मी और नेवल शिप बनाने की दौड़ में लगे थे, और इन सब चीज़ों को ब्रिटेन, जर्मनी और यूएसए के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सपोर्ट कर रहे थे, जहां मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन होता था। नंबर 2 अलायंसेस यानी संधियां। इसके कारण भी कई देशों को युद्ध में हिस्सा लेना पड़ा। अपनी पावर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ गुप्त समझौते कर लिए और कुछ देशों ने खुले यानी पारदर्शी समझौते कर लिए। इनमें से मुख्य समझौते हैं नंबर 1 ट्रिपल अलायंस। ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के बीच 1882 ईस्वी को हुआ था, जिसके अनुसार अगर कोई देश इनमें से किसी एक पर हमला करता है तो तीनों मिलकर उसका डिफेंस करेंगे। नंबर 2 ट्रिपल एंटोंट। 1904 ईस्वी में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक ट्रीटी यानी समझौता हुआ, जिसे एंटोंट कॉर्डियल कहते हैं, और 1907 ईस्वी में रशिया का समझौता जब इससे हुआ तो ये ट्रिपल एंटोंट बन गए। इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद। सारी मेजर पावर कंट्रीज रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए और अन्य देश अपनी कॉलोनीज यानी साम्राज्य का विस्तार करने में लगे थे। ब्रिटेन इस मामले में सबसे आगे था, जिसने भारत समेत दुनिया के कई देशों को अपने अधीन कर लिया था। एक समय में तो ब्रिटेन 25% दुनिया पर अपना राज कर चुका था। अफ्रीका में भी कोलोनाइजेशन की ऐसी रेस थी कि उसके लिए हिस्टोरियन एक टर्म यूज करते हैं, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अफ्रीका उस समय अनएक्सप्लोर था और चीप लेबर का भी सोर्स था। साथ ही साथ वहाँ के डायमंड माइंस इंपीरियल नेशंस की नज़र में आ गए थे। मल्टीपल कंट्रीज का इंटरेस्ट अफ्रीका में होने की वजह से आपस में डिफरेंसेस आने लगे। फिर इनको सॉल्व करने का रास्ता निकाला गया, वॉर। नंबर 4 इमीडिएट कॉज यानी तात्कालिक कारण। डेथ ऑफ आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड 28 जून 1914। यह घटना वर्ल्ड वॉर वन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आर्कड्यूक फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे और बाद में राजा बनने वाले थे। एक बार ये ऑस्ट्रिया के साराजेवा नामक शहर पर टूर पर आए थे। साराजेवा शहर अब बोस्निया में है। यहाँ पर ब्लैक हैंड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन पर हमला किया और उसी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रेविलो प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रो हंगेरियन ग्रुप को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि प्रिंस की हत्या के पीछे सर्बिया का हाथ है, क्योंकि ब्लैक हैंड ग्रुप सर्बिया बेस्ड था। ऑस्ट्रिया हंगरी ग्रुप ने जर्मनी को बताया कि अब हम सर्बिया पर वार डिक्लेयर करने वाले हैं। जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगेरियन ग्रुप को फुल सपोर्ट किया। इसे जुलाई क्राइसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये सब 28 जून को प्रिंस की मौत के बाद जुलाई महीने में हुआ था। वॉर डिक्लेयर। ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी। उसके बाद रशिया ने सर्बिया के सपोर्ट में जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी, और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पर युद्ध करने की घोषणा कर दी, क्योंकि रशिया और फ्रांस ने भी ट्रिपल एंटोंट एक संधि की थी। लेकिन इटली, जो कि पहले ऑस्ट्रिया हंगरी
और जर्मनी के साथ एक संधि में बंधा हुआ था, उसने यह कहकर अपना दल बदल लिया कि उसका समझौता केवल डिफेंस के लिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ हुआ था। इटली ने युद्ध के शुरुआती कुछ महीनों से ही ट्रिपल एंटोंट की ओर से लड़ना शुरू कर दिया। जर्मनी ने पहले फ्रांस पर अटैक किया क्योंकि रशिया की आर्मी और रिसोर्स ज़्यादा थे और वह फ्रांस को रास्ते से हटाना चाहते थे। बाद में रशिया पर अटैक करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बेल्जियम का रूट चुना और फ्रांस पर अटैक किया। जैसे ही जर्मनी की आर्मी बेल्जियम के रास्ते घुसी, ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में भी 1939 ईस्वी में भी एक संधि हुई थी जिसमें ब्रिटेन की रक्षा करनी थी। इसलिए अब ब्रिटेन ने भी अपनी आर्मी को फ्रांस की मदद के लिए भेज दिया। जर्मनी फ्रांस में घुसने को तो सफल हुआ, लेकिन फ्रांस को हरा नहीं पाया। फिर ब्रिटेन ने आकर फ्रांस को सपोर्ट किया और दूसरी ओर ईस्ट में जर्मनी ने रशिया के लगभग 3 लाख सैनिकों को मारकर उसे पछाड़ दिया। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने रशिया पर 29 अक्टूबर 1914 को अटैक किया, क्योंकि ये दोनों बहुत पुराने दुश्मन थे और एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते थे। इसका एक दूसरा कारण यह भी है कि रशिया जिस समुद्री रूट से दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था, वो ऑटोमन एम्पायर के पास डार्डनल्स स्ट्रेट से जाता था। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने स्वीज कैनाल पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश और इंडिया को जोड़ने वाला यह एक मुख्य कड़ी थी। हालांकि बाद में इसे बचा लिया गया। फ्रांस और ब्रिटेन ने अफ्रीका में जर्मनी की कॉलोनीज पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर जापान ने भी माइक्रोनेशिया और चाइना में जर्मनी की कुछ कॉलोनीज पर हमला कर दिया। जापान युद्ध में ब्रिटेन और उसके बीच हुई एक संधि के कारण कूद पड़ा। ब्लैक सी में ऑटोमन शिप ने रशिया के कुछ बंदरगाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऑटोमन एम्पायर के कैलिपोली शहर पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आर्मी ने हमला करना शुरू कर दिया। इस आर्मी को एनजैक भी कहते हैं, पर इसे पूरी सफलता नहीं मिली। इसी बीच जर्मनी और ब्रिटेन में नेवल वार शुरू हो गया। पहले तो जर्मनी एलाइड शिप पर अटैक करना चाहता था, लेकिन बाद में जर्मनी ने पैसेंजर शिप पर भी अटैक करना शुरू कर दिया। पैसेंजर शिप से यूरोप और अमेरिका के लोग यातायात करते थे। एक बार 1200 लोगों की ऐसी ही एक बोट में अमेरिका के कुछ लोगों की मौत हो गई। इसलिए अप्रैल 1917 में अमेरिका ने भी वार ज्वाइन कर ली, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे लोग इस अटैक में मारे गए थे। एंडिंग ऑफ वॉर। अब यूएसए अपने 10,000 सैनिक रोज ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ भेज रहा था, लेकिन दूसरी ओर रशिया में एक रिवॉल्यूशन हुई और नई गवर्नमेंट बनी। यहाँ लेनिन नाम के नेता ने सत्ता में आकर जर्मनी के साथ शांति समझौता किया और अपनी ओर से युद्ध को रोक दिया। अब जर्मनी के खिलाफ एक तरफा लड़ाई चल रही थी, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ। अंत में एलाइड पावर ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका की आर्मी ने हर तरफ से हमला जारी रखा और सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी को हरा दिया और 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे जर्मनी से युद्ध विराम समझौते पर साइन करवा दिए। अगले साल 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साई पर साइन हो गए। इसके अकॉर्डिंग बहुत सी इसकी शर्तें थी, जिसमें जर्मनी को इस युद्ध का दोषी ठहराया गया और जर्मनी को बहुत सारा फाइन देना पड़ा। जर्मनी अभी वर्ष 2010 तक इस फाइन को चुका पाया। बहुत सारे देशों पर बहुत खर्चा आया और उनकी आर्थिक स्थिति पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई। रिजल्ट्स यानी परिणाम। नंबर 1, बहुत से एम्पायर खत्म हो गए, जैसे जर्मनी एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। नंबर 2, बहुत सारे नए देश बने, जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूगोस्लाविया और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज बनी जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के अधीन आती थी। नंबर 3, बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट नेशंस बने। नंबर 4, पुरुषों की आबादी में भी काफ़ी कमी आई। नंबर 5, लड़ाई के दौरान 17 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 6, कई बीमारियां फैलने के बाद इससे 50 मिलियन लोग मारे गए। नंबर 7, इस वॉर के बाद कई देश कर्ज में डूब गए। नंबर 8,
जर्मन की कॉलोनीज यानी उपनिवेश पर ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जा हो गया। नंबर 9, यूएसए पहले से भी अधिक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा।